गुरुवार 13 नवंबर को पुतिन ने एक विनाशकारी गलती की। जैसे जैसे रूसी युद्ध क्षेत्र में नुकसान बढ़ते गए, पुतिन ने कीव के आसपास 27 यूक्रेनी अपार्टमेंट इमारतों और 2 अस्पतालों पर एक क्रूर सामूहिक हमला शुरू किया। उसका मकसद आम नागरिकों में डर और सर्दियों में तकलीफ फैलाना था। लेकिन इस बार यूक्रेन तैयार था। उनकी प्रतिक्रिया न सिर्फ तुरंत थी, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से रूस के लिए विनाशकारी भी थी। यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से रूस के अहम बंदरगाह, बड़े तेल टर्मिनल और करोड़ों डॉलर के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह किए। रूस इस बंदरगाह से अपने 35% तेल का निर्यात करता था, जो अब बंद हो गया है। रूस की तेल अर्थव्यवस्था के लिए यह इतना बड़ा झटका था कि वैश्विक तेल कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हो गई। हमले की खबर सुनकर दुनिया को एहसास हुआ कि पुतिन की युद्ध मशीन को फंड करने के लिए यह एकमात्र बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है। यह सबसे स्पष्ट अंतर है। रूस अस्पतालों और अपार्टमेंट इमारतों पर हमला करता है, जबकि यूक्रेन क्रेमलिन की सैन्य फंडिंग के आर्थिक केंद्र पर वार करता है। यूक्रेनी मिसाइलें हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं और कीव से संदेश सीधा है। यह युद्ध अपराधों का मूल्य है। चलिए शुरुआत से शुरू करें। 13 नवंबर यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे डरावनी रातों में से एक थी। जब लोग यूक्रेन में सो रहे थे, रूस ने यूक्रेनी राजधानी के आसपास अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और अस्पतालों को निशाना बनाते हुए 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी। इस हमले में 6 लोगों की मौत और 29 घायल हुए, जिनमें एक गर्भवती महिला व 7 व 10 साल के 2 बच्चे शामिल थे। यूक्रेनी निवासियों की रात शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह नरक जैसी थी। Блядь, 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 пиздуща. Блядь, пизда, в дом. Блядь. रूस ने 2 यूक्रेनी अस्पताल भवनों को भी नुकसान पहुंचाया। इमारत के दरवाजे और खिड़कियां उड़ गईं। 2 लोगों को मामूली चोटें आईं और लगभग 90 मरीजों को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। कल रात की तस्वीरें और वीडियो हमें रूस की नई रणनीति दिखाते हैं, और यह ऐसी बात है जिसे रूस मानने से नहीं डरता। वे सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य यूक्रेनी नागरिकों को दर्द पहुंचाना है, ताकि वे इस युद्ध को जीत सकें। सुनिए, यह 2 दिन पहले रूसी टीवी से है। कीव को नष्ट कर देना चाहिए, शहर को डुबो देना चाहिए, खार्किव को पूरी तरह मिटा देना चाहिए, सुमी को धरती के चेहरे से मिटा देना चाहिए, जैसे कि डनीप्रो और अन्य शहरों को। शुरुआत में हमने चेतावनी दी थी, वे नहीं समझे। हम अंजाम देते हैं, पर यह संभव नहीं। दुर्भाग्यवश यह ना तो अच्छा है और न ही बुरा, ये सिर्फ तथ्य हैं। ये बुरा है, ये सिर्फ डेटा है। और कैसे लड़ सकते हैं? अगर नहीं तो सिर्फ ऐसे ही, इसी तरह। दुर्भाग्य से व्लादिमीर पुतिन अब 2022 में नहीं हैं। वह अपने युद्ध अपराधों की सजा से नहीं बच सकते। अब यूक्रेन के पास पलटवार करने और जोरदार जवाब देने की क्षमता है। यही ठीक यूक्रेन वासियों ने इस हमले के बाद किया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के विपरीत यूक्रेन रूसी नागरिकों को नहीं, बल्कि पुतिन के आक्रमण को फंड करने वाली चीज को निशाना बना रहा था। रूस की तेल अर्थव्यवस्था। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह नोरोरिस्क को निशाना बनाया। यूक्रेनी मिसाइलों ने बंदरगाह की सुरक्षा में तैनात 3 हवाई रक्षा प्रणालियां नष्ट की। इसमें 2 S-300 S-400 वायु रक्षा प्रणाली और एक S-1 पेंटसिर प्रणाली थी। ग्रेनेड तेरी मां की बात। फिर यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें बंदरगाह के कार्गो और तेल टर्मिनल को निशाना बनाने लगीं। यह बंदरगाह काले सागर के उत्तर पूर्वी तट पर रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में है। यह सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, खासकर रूसी ऊर्जा के लिए। यह बंदरगाह अकेले ही रूस द्वारा दुनिया को भेजे जाने वाले कुल निर्यात का लगभग 30 से 35% निर्यात करता है। इसमें कच्चा तेल और परिष्कृत तेल उत्पाद भी शामिल हैं। इसी वजह से तेल निर्यात की मात्रा के हिसाब से यह बंदरगाह रूस का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन इसके अलावा अगर हम तेल से आगे देखें तो यह बंदरगाह वास्तव में रूस का सबसे बड़ा काला सागर बंदरगाह है। जब हम अनाज, उर्वरक, धातु और अन्य वस्तुओं जैसी चीजों के लिए माल की मात्रा से इसे मापते हैं
और इन सब के अलावा यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है, यानी रूसी शैडो टैंकर यहाँ आ सकते हैं, गैस भर सकते हैं, जिन्हें वे उन देशों को बेच सकते हैं जो रूसी आक्रमण को फंड करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि यह हमला बहुत बड़ा था और इसने रूसी जनता और रूसी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। आइए कल रात के क्लिप्स देखें, क्योंकि कल रात के क्लिप्स की संख्या वाकई पागल कर देने वाली है। अगले क्लिप में दिखता है कि यूक्रेनी संदेश रूसी जनता तक कितनी दूर पहुंचा। संदेश साफ है, युद्ध अब पुतिन के घर तक आ रहा है। देखिए। Chagorelo, Sunseno, Viebalo, Pizdes, Bliat. अब अगले क्लिप में आप एक रूसी लड़की को देख सकते हैं जो विस्फोट को देख भी नहीं सकती, लेकिन उस पर टिप्पणी करती है, क्योंकि रात का आसमान बस चमक उठता है। यूक्रेन जो नुकसान कर रहा है उसकी वजह से। देखिए। पिज़्दोचिक। ये बस अभी अभी वहाँ बहुत तेज रोशनी थी। अभी अभी वहां ऐसे चमक उठा जैसे वो अभी अभी चमक उठा। ऐसे ही। हमले की शुरुआत में यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया जो एक गोला बारूद डिपो के पास थीं। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वे कितने करीब थे, लेकिन धमाके के आधार पर मेरा अंदाजा है कि वे काफी करीब थे, क्योंकि उसके बाद हुए धमाके से एक मशरूम के आकार का बादल बना, जिसे आप शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। ये रहा वो बादल। वे घर के अंदर निशाना लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है व्लाद, हटो, मैं अभी आंखें नहीं खोल सकती। आज सुबह राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की कि यूक्रेन ने हमले में देश में बनी नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उनके पास क्रेमलिन के लिए संदेश था कि यूक्रेन और मिसाइलें बना रहा है तो और हमले होंगे। अब आपने सारे क्लिप्स देख लिए, है ना? वो बहुत बड़ा था, इसीलिए रूस को बयान देना पड़ा। आज सुबह रूसी अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल से तेल निर्यात निलंबित किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ड्रोन के मलबे ने कुछ तेल डिपो और कुछ नागरिक जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। असल में संभवतः वह एक शैडो फ्लीट जहाज था जिसे नुकसान पहुंचा, जिसका इस्तेमाल पुतिन प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहे थे। इस बंदरगाह का बंद होना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगभग 30 से 35% रूसी तेल निर्यात इसी एक बंदरगाह से होकर जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मामला कितना बड़ा था, तो आज सुबह के तेल बाजारों पर नजर डालिए। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि तेल की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी हो गई है, और जैसे ही मैं यह दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, वे 3% ऊपर हैं। सिर्फ एक बंदरगाह पर हमले से पता चलता है कि यह बंदरगाह रूस और वैश्विक तेल कीमतों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यह यूक्रेन की नई रणनीति है, क्योंकि पिछली रात मैंने एक वीडियो में बताया था कि यूक्रेन रूसी बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। कल हमने ट्योप्सी बंदरगाह की चर्चा की थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों बंदरगाह काला सागर पर हैं। ट्योप्सी रूस का छठा सबसे बड़ा बंदरगाह है और आज यूक्रेन ने दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह निशाना बनाया। अब इन दोनों तेल टर्मिनलों के बाहर होने से रूस फिलहाल काला सागर में एक भी बूंद तेल लोड नहीं कर रहा है, जिससे केवल उसका बाल्टिक सागर ही आखिरी बड़ा समुद्री टर्मिनल बचा है। अब जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि पुतिन तेल निर्यात से कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जो पैसा वह कमा रहे हैं उसकी मात्रा कम होती जा रही है, और यह सब यूक्रेनी प्रतिबंधों और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से है। दुख की बात है कि रूस जितना ज्यादा परेशान होगा उतना ही यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाएगा। इसी कारण रूस अपार्टमेंट, अस्पतालों और किंडरगार्टन तक पर हमला कर रहा है, और यही वजह है कि यह जरूरी है कि हम यूक्रेन को पलटवार करने की क्षमता दें और उसे ऐसे हथियार दें जिससे वह रूस को रोक सके। जैसा आपने पहले देखा, यूक्रेन में बनी मिसाइलों से वह ऐसा कर सकता है। टॉमहॉक मिसाइलों से उनकी रूस को रोकने और यूक्रेनी नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता बढ़ेगी। किसी कारण से पारंपरिक मीडिया इस पर बात नहीं करता। टॉमहॉक मिसाइलों की चर्चा हमेशा बढ़ती स्थिति पर होती है, न कि रोकथाम पर। वे रूस की चिंता की चर्चा करते हैं,
पर यूक्रेनी नागरिकों की पीड़ा पर नहीं बोलते। इसीलिए हमने यह चैनल बनाया। हम ऐसे विषय चुनना चाहते थे जिनसे पारंपरिक मीडिया या तो डरता है या उनमें रुचि नहीं रखता। और इसके अलावा यही वजह है कि हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर बनाया है। हमारा प्लेटफॉर्म उन विषयों को कवर करता है जिन्हें कोई और नहीं करता। तो अगर आप ऐसे स्वतंत्र कवरेज में रुचि रखते हैं तो basicsinsider.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारी वेबसाइट जरूर देखें। जुड़कर आप हमारी कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगली वीडियो में मिलेंगे।